Good evening, friends. Welcome back. Welcome back, all of you. In this video, we are starting a new session. चलिए हम लोग इस वीडियो में अपने एक नई श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्न अस्त्रों का जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको अपने चैनल स्टडी EQ इमोशनल क्वोशेंट आपका कितना बेहतर है, आप प्रश्नों को किस तरह से टैकल करते हैं, प्रश्नों के लिए आपको जो समय सीमा मिलेगा उसके लिए आपको 30 सेकेंड काफ़ी अच्छा समय है। आई थिंक यू विल बी एबल। तो बिना देरी किए इसको शुरुआत किया जाए। बट स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल में अगर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपको मिलेंगे 30 सेकेंड पढ़ने के बाद। क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से रंगा गया है, सजाया गया है, तो इसे बढ़ाने के लिए आप इसे रोज़ फॉलो करें। तो भारत में नियोजन के संबंध में एक प्रश्न बनाया गया है। जो प्लानिंग सिस्टम था, यू नो अबाउट दैट 5 ईयर प्लानिंग, 5 वर्षीय योजना। तो उसी के संबंध में एक प्रश्न है कि नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही सुमेलित है। ध्यान रहे, सुमेलित सही होना चाहिए। तो पहला है विशेषोरिया। ये जो विशेषोरिया है, एम विशेषोरैया योजना, क्या उसने श्रम को औद्योगिक क्षेत्र से कृषि क्षेत्र में हस्तांतरित करने की बात कही थी। दूसरा गांधीवादी योजना जो है, क्या उसने कुटीर और ग्राम स्तर पर उद्योगों पर बल दिया था, कुटीर और ग्राम स्तर के जो उद्योग उस पर काम करने की कोशिश की थी। और तीसरा है बॉम्बे योजना यानी बॉम्बे प्लान, भारत में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के विकास पर बल देना। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, सोचिए कौन सा सही सुमेलित है। आपको पता होगा एम विश्वेश्वरैया जो है वो भारत के बहुत बड़े इंजीनियर थे। इन्हीं के जन्मदिन पर मतलब इंजीनियर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा मेरे ख्याल से इसका कौन सा स्टेटमेंट गलत था। तो आपको ए तो काटना है, तो ए विल बी एलिमिनेटेड। ए खत्म। गांधीवादी योजना कुटीर और ग्राम उद्योग की बात तो करेगा ही, क्योंकि गांधीवादी जो सोच है उसने छोटे छोटे उद्योगों पर बल देने, ग्राम स्तर को डेवलप करने के लिए जो प्रयास किए थे शुरुआत में ही। ठीक है, और गांधी जी का सपना भी था। आपको भारत के जब संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसमें आप जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें भी आप कुटीर उद्योग, ग्राम स्वराज्य इत्यादि पर बल के जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। रही बात बॉम्बे योजना की, तो बॉम्बे योजना शुरुआत में आवश्यक जो उपभोक्ता वस्तु थे उसके बुनियादी जो उद्योग थे उस पर काम करने की बात कही थी। तो क्या लगता है आपको, तो विच आर द राइट आंसर? आई थिंक यू नो अबाउट दैट। चलिए, इसका सही जवाब मिल चुका है आपको। जी हाँ, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मैंने वजह इस तरह सबको एलिमिनेट करके सिखाया कि 2 और 3 सही हो गया और ए तो गलत था। ओके, लेट्स समथिंग अबाउट इट। 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि किताबों के बारे में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो क्या था और किसने इसको लिखा, तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि एम विश्वेश्वरैया राय द्वारा भारत में नियोजन या नियोजित अर्थव्यवस्था के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, जिसमें एक मतलब ओवरऑल ये सोचा गया था कि श्रम को कृषि से उद्योग में शिफ्ट किया जाए और 10 वर्ष में ही राष्ट्र आय को डबल किया जा सके। गांधीवादी अर्थशास्त्र के जो बात करें तो देखिए, एस एन अग्रवाल
एस.एन. अग्रवाल ने 1944 में द गांधीवादी योजना लिखी। एक किताब है, एस.एन. अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, इसका नाम है द गांधीवादी योजना। इन्होंने छोटी छोटी उत्पादन इकाइयों पर और कृषि के विस्तार पर बल देने की बात कही। और फाइनली मतलब ओवरऑल आत्मनिर्भर गांव, कुटीर उद्योग के साथ साथ आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण हो, इस पर काम हो। ये वास्तव में एस.एन. अग्रवाल के जो पुस्तक है गांधीवादी योजना, उस पर जिक्र किया गया है। और बॉम्बे प्लान यानी बॉम्बे योजना वो बुनियादी उद्योगों पर बल देता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार कीजिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, इसको ख़त्म करना होगा मुझे पहले। पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, विच आर द राइट, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स पर विचार करना आपको। पी नोट्स भी बोलते हैं इसको। पार्टिसिपेटरी नोट्स पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन ये सही मांगा गया है। तो पी नोट्स ये अपतटीय व्युत्पन्न उपकरण माने जाने वाले निवेशकों के समूह में से एक है। ओवरसीज जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या वो पी नोट्स के जैसा ही होता है? पी नोट्स में निवेशक अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूति रख सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। सुरक्षा या शेयर के संबंध में कोई अधिकार नहीं है उसको। इज इट राइट? तो सोच लिया आपने, इसका सही जवाब आपको देना है। तो पी नोट्स के बारे में इसका सही जवाब जो है वो है पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये ठीक है, ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाता है ये पी नोट्स, जिसमें क्या होता है कि एक प्रकार का आप सेबी के जो कड़े रेगुलेशन हैं उनसे बचकर बिना खुद को सेबी में रजिस्टर्ड किए हुए बाहर के जो निवेशक है, विदेशी निवेशक, वो यहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने निवेश कर सकते हैं। तो निवेश करने का तरीका है। हालांकि इसमें आप अपने पास, निवेशक के पास पी नोट्स जो रखते हैं उनके पास कोई मतलब प्रतिभूति रखने का कोई अधिकार नहीं होता है, अंतर्निहित प्रतिभूति इनके पास नहीं रहता है। और मतदान करने की तो बात ही भूल जाइए। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रख सकता है, तो गलत। तो ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। पार्टिसिपेटरी नोट्स पर ध्यान दीजिए, इसको पी नोट्स भी कहते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, के साथ पंजीकृत हुए बिना निवेशक या हेज फंड द्वारा भारतीय प्रतिभूति में निवेश किया जा सकता है। और ये पी नोट्स अपतटीय व्युत्पन्न उपकरण होते हैं, जो मतलब आप समझ सकते हैं बाहर वाले विदेशी निवेशकों को अपतटीय कहा जाता है। और भारतीय प्रतिभूति का मालिक ये लोग नहीं होते हैं, जो कि एफआईआई के पास होता है, क्योंकि एफआईआई भी एक प्रकार का बाहरी निवेश है। और एफआईआई के पास तो एक तरह से अपना मालिकाना हक होता है, लेकिन पी नोट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और प्रतिभूति बिना प्रतिभूति निवेश करने के लाभ आप अर्जित कर सकते हैं, और आवाम से उतार चढ़ाव में जो कुछ होता है उसके द्वारा आप कमा सकते हैं। तो प्रतिभूति या शेयरों में या शेयरों के संबंध में किसी भी प्रकार का मतदान का कोई अधिकार पी नोट्स वाले नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कि पूंजीगत खाते में इनमें से कौन कौन सा शामिल है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंसेप्ट है, आपको पता होगा कि एक देश के द्वारा तो भुगतान संतुलन के तहत जो मैं कंसेप्ट बता रहा था कि किसी भी एक देश का, ठीक है, एक पार्टिकुलर समय अवधि, मतलब एक निश्चित समय अवधि बोल सकते हैं, एक वर्ष जनरली, एक देश का किसी विदेश के साथ जो कुछ लेन देन होता है उसके लिए एक वही खाता होता है, उसके रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता है। उसमें दो प्रकार के खाते होते हैं, एक पूंजीगत खाता और एक होता है चालूगत खाता। तो पूंजीगत खाता में कौन कौन सा आता है ये पूछा गया है। तो पोर्टफोलियो निवेश, यानी जनरली आप जानते हैं पोर्टफोलियो निवेश के बारे में। दूसरा है रेमिटेंस यानी विप्रेषण। तीसरा है वाणिज्य उधार, बाह्य वाणिज्य एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग।
और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय जो बायलैटरल और जो मल्टीलैटरल होता है, जो आप लोन लेते हैं, उनमें से कौन सा सही है? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो पूंजीगत खाता होता है, अगर ऐसा खाता जिसमें आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाए, ठीक है, और उसका कहे तो आपको कुछ जिम्मेदारी आप पर आ जाए, आपको कर्ज देना पड़े, कर्ज लेना पड़े, इस प्रकार का निवेश हो, आयात निर्यात, ठीक है, वो सब तो आपको पता होगा। चलिए इस पर विचार करते हैं। आयात निर्यात तो हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि वो चालूवत खाता में आता है। दिन प्रतिदिन के खर्चे को आप जोड़ नहीं सकते हैं जो पूंजीगत खाता में, एक लंबी अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए। तो पोर्टफोलियो निवेश तो होगा नहीं कि होगा, होगा। इसमें रेमिटेंस जो है वो नहीं होगा। तो रेमिटेंस को काटिए, तो 2 को काटने के पश्चात आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 3-4 तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, और पहला भी है, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए, भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व के बीच वस्तु और सेवाओं और परिसंपत्ति के लेन देन जो एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आमतौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 खाता होता है, एक चालू खाता, दूसरा पूंजीगत खाता। देखिए, पूंजीगत खाता परिसंपत्ति के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के रिकॉर्ड को करता है, जैसे इसमें कि धन, स्टॉक, बॉन्ड, सरकारी ऋण आदि शामिल होते हैं। और परिसंपत्ति की खरीद पूंजीगत खाते में एक डेबिट मद में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि शेयर की बिक्री भी कहीं ना कहीं वो पूंजीगत संपत्ति है। परिसंपत्ति की बिक्री पूंजीगत खाते क्रेडिट में आएगी, आइटम में आएगी, ठीक है। और आपको पता है कि चालू खाते के घाटे को एक तरह से बैलेंस करने के लिए पूंजीगत खाते का मतलब उसका जो सरप्लस होता है उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसमें बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी से दिखाया गया है। आपको मैं फिर से इसको चार्ट को बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, कैपिटल अमाउंट यानी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है, और तीसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है। इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई है, ठीक है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एफआईआई है, जो कि 10% से कम होना चाहिए, ठीक है। ऑफशोर फंड्स होता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल, चूँकि आपको इक्विटी मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि हिस्सेदारी खरीद ले रहे हैं, किसी हिस्सेदारी ले रहे हैं, या शेयर या निवेश जारी कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं आप। एक्सटर्नल बोरोइंग में आप बाहरी कोई कंपनी है उससे आप उधार लेते हैं, या फिर बाहरी सरकार से आप उधार लेते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट हो सकता है। और एक्सटर्नल असिस्टेंस में कुछ असिस्टेंस मिलता है, चूँकि ये आपको पता होना चाहिए कि बेटा कि जैसे कि ग्रांट है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल बायलैटरल लोन है आपने जो लिया है, ये सब के सब जो है आपको पूंजीगत खाते में मिलते हैं। अब बात करें करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट इसमें 2 प्रकार का होता है, ट्रेड जो कि वस्तुएं, और दूसरा होता है सेवा, तीसरा होता है ट्रांसफ़र पेमेंट। तो जो वस्तुएं जैसे कि एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, उसके बाद सर्विस में आप नेट फैक्टर इनकम होता है, जो बाहर के लोग जो भेजते हैं, बाहर में भी तो हमारे देश में, हमारे देश के बाहर भी तो लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो अपना घर में कुछ ना कुछ भेजते हैं भारत के। और यहाँ से जो नेट फैक्टर बाहर जाता है वो भी, तो नेट इनकम फ्रॉम कैपिटल जो भी कंपनी है उससे उसके जो एम्प्लॉई कमाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग, शिपिंग और हार्डवेयर इत्यादि से जो पैसा मिलता है। ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स में क्या होता है, मतलब एक तरफ़ा भुगतान जिसको बोलते हैं, जैसे कोई गिफ्ट दे दिया बाहर से कोई लोग, या रेमिटेंस आ गया, एक तरफ़ा भुगतान है, उसके बदले कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, जिससे आपकी लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। और ये निश्चित समय अवधि, छोटे समय अवधि के लिए होता है, ओके। तो ये डिटेल हो गया, आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक जनगणना के संबंध में आपको विचार करना है। तो आर्थिक जनगणना के ऊपर विचार करते हुए आपको सोचना है, और थोड़ा सा छोटा हो जाए, आई थिंक दिस इज़ गुड। चलिए, आर्थिक जनगणना में देश में सभी उद्यमशील इकाइयों की गणना की जाती है जो कृषि और गैर कृषि की किसी भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। भारत में पहली आर्थिक जनगणना, भारत की पहली आर्थिक जनगणना जो है वो
भारत की पहली 10 की जनगणना के साथ आयोजित की गई थी? चलिए, इसका सही जवाब तो आप बताइए। और ये मॉस्पी के द्वारा संचालित होता है। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट मॉस्पी के द्वारा संचालित तो सही है, लेकिन भारत के पहली आर्थिक जनगणना और पहली 10 की जनगणना दोनों साथ में हुआ था। आपको जहाँ तक पता होगा, ये गलत है, क्योंकि पहली 10 की जनगणना जो है 1981 के बाद से तो लगातार होने लगा था। 1881 से ही स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पहली आर्थिक जनगणना तो आज़ादी के बाद ही हुआ होगा, 1976 से शुरुआत हुआ था शायद। और आर्थिक जनगणना में, जहाँ तक आप जानते हैं कि आर्थिक जनगणना में उद्यमशील इकाइयों की, ठीक है, और कृषि और गैर कृषि क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं, तो सही है। तो इसका सही जवाब हो गया डी, 1 और 3। चलिए, इसके बारे में देखिए। आर्थिक जनगणना 1976 में एक योजना शुरू की गई और इसमें देश के सभी उद्यम इकाई जो कृषि और गैर कृषि क्षेत्र थे उसको शामिल किया गया था। और अभी हाल में 2019 में 7वां आर्थिक जनगणना काउंट किया गया है और मॉस्पी के द्वारा सभी प्रतिष्ठानों और विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआरबीएम के संबंध में। एफआरबीएम के संबंध में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल राजकोषीय घाटा को शामिल करता है, केवल राजकोषीय घाटा, या फिर केवल राजस्व घाटा, या राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों, ना तो राजकोषीय घाटा और ना ही राजस्व घाटा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है और हम इसके बारे में आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो देश के जो पैसे हैं, जो खर्चे हैं, वो कैसे रेगुलेट हो, कैसे नियमित हो, कैसे संतुलित हो, देश की राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा को कैसे बैलेंस किया जाए, जो ऋण है जो सरकार के द्वारा उठाया जाता है उस पर कैसे एक तरह से विवेकपूर्ण लगाम लगाया जा सके, सही ढंग से ऋण इनका उपयोग हो। ऐसा ना हो कि ऋण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा कॉमर्शियल जो बोरोइंग होता है, या फिर सरकार जो लोन लेती है लंबे लंबे अवधि के लिए, उस पर एक तरह से लगाम होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं है बल्कि ये जनता का पैसा है। तो उसी के संबंध में एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन लाया गया था 2003 में। एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य भारत का वित्तीय प्रबंधन करना है, उसमें पारदर्शिता लाना है, राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देना है और आरबीआई के जो मुद्रास्फीति है उसमें एक लचीलापन प्रदान करना है। तो एफआरबीएम अधिनियम वर्षों से भारत के जो ऋण है उसकी अधिक न्याय संगत वितरण हो पाए, ऐसा ना हो कि क्राउडिंग इफेक्ट हमेशा होता रहे। एफआरबीएम अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, चूँकि इसमें सरकार के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि जब भी वह केंद्र बजट निकलेगा उसके साथ भारत सरकार को और भी कुछ संसद में प्रस्तुत करना पड़ेगा साल भर। तो वो था पहला, तो एक तो शॉर्ट टर्म का राजकोषीय नीति वक्तव्य, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य और राजकोषीय नीति रणनीति। तो एफआरबीएम का ओवरऑल मकसद क्या था? एक तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर राजस्व और कुल बकाया देनदारी के मध्यम अवधि के जो राजकोषीय नीति है उसमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। एफआरबीएम में एक छूट दिया गया है केंद्र सरकार को कि अगर राष्ट्र सुरक्षा के आधार पर, उसमें बहुत से क्लोज है जिसको हम लोग एस्केप क्लोज बोलते हैं, कि वो आज जीडीपी का आधा % तक वो अपने मतलब जो उद्देश्य है एफआरबीएम के उससे थोड़ा डेविएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियो मैं आप लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।